Now we are proceeding for the plenary section 2. For the plenary section 2, we have the chairperson, Ms. Geeta Bhutani, assistant professor, and the co-chairperson will be Mr. Vikas Kumar. He is also an assistant professor. I request both of them, please come upon the stage and have their seat, please. For the plenary section 2, we have speakers Ms. Mansa Verma, assistant professor from the VI department, and Mr. Rajneesh Arya, TGT special education teacher working in inclusive education branch. So now I request to Ms. Mansa Verma, please come and deliver your views on your topic. Ms. Mansa Verma. तो हम लोग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी पढ़ रहे थे। सुबह से यही डिस्कशन चल रहा था, ओरिएंटेशन, व्हाट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। देन जो हिस्ट्री होती है, कहते हैं ना हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है, बैक कुछ ना कुछ होता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो यहाँ पे बताया गया है 1921 में ब्रिस्टल एक फोटोग्राफर जेम्स बिग थे, जो क्या हुआ था कि एज ए इंसिडेंटल मतलब कुछ उनके साथ ऐसा हुआ, जो उनकी जो आईज थी वो इंजरीज हो गई और आई साइड उनकी जो थी वो चली गई पूर्ण रूप से। हम लोगों ने जब हम लोग यहाँ पे आई थिंक सारे स्पेशल एजुकेटर हमारे बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ते हैं, कहते हैं नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हमारी जो विकलांगताएं होती हैं, दिव्यांगताएं होती हैं, या हम डिसेबल्ड होते हैं, बाय बर्थ हो जाते हैं, या आफ्टर बर्थ होते हैं, या और किसी कारणों से होते हैं। तो इसी तरीके से जो ये हमारे विस्टल थे, एक फोटोग्राफर्स थे जेम्स बिग्स, ये भी इनकी भी आई साइट चली गई थी, और वहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना इनके लिए वाइट कैन, जैसे अभी कैन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोबिलिटी किस तरीके से करते हैं, इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया आया। देन क्या हुआ कि 1931 में फ्रांस में गोली डी हार्बोनेट ने नेत्रहीन जो थे, जो ब्लाइंड पर्सन थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक आइडिया निकाला कि इनके लिए मोबिलिटी के लिए एक कैन का आयोजन किया जाए। और उसके बाद में एक जो नेशनल कैन डे, जैसे आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वाइट कैन डे, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है अभी आफ्टर इसके बाद में, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पेपर पे साइन किया पार्लियामेंट में। जैसे हमारा कोई भी बिल पारित होता है तो हमारे अकेले से नहीं होता है, बहुत सारे सोसाइटीज़ की डिमांड होती है जिस चीज़ की, तब जाके वो अध्यादेश जारी किया जाता है ऑन पेपर। ये पहला जो सफ़ेद मतलब जिसकी हम बात करते हैं वाइट कैन डे की, 1930 में पियोरिया एलिनस पारित किया था। देन उसके बाद में 1944 में लायंस क्लब वालों ने क्या किया कि उन लोगों ने प्रैक्टिस की, और जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों की आइज चली गई थी। तो ये था कि इनको किस तरीके से मोबिलिटी कराई जाए, किस तरीके से ओरिएंटेड कराया जाए, किस तरीके से इनको चलने फिरने की सुविधाएं दी जाएं, और ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपने कार्यों को कर सकें। तो वहाँ पे वैली फोर्स आर्मी हॉस्पिटल जो था, एक वैली फोर्स आर्मी हॉस्पिटल से ये किया गया। सेकेंड जब वर्ल्ड वार हुआ, फिर आंखों पे पट्टी बांध के ट्रेनिंग दिलाई गई, वहाँ के जो सोल्जर्स थे, ट्रेनिंग किया गया कि इस तरीके से जो ब्लाइंड पीपल्स हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो ब्लाइंड पर्सन हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनकी लाइफ में जो है कार्यों को हम कंटिन्यू करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें एडवर्ड हामस जूनियर जो थे, इन्होंने क्या किया, 1948 में वेंटल्स अफेयर्स विभाग का एक आया, रिहैबिलिटेशन सेंटर डाला गया। रिहैब का मतलब समझते हैं पुनर्वास, हम लोग सभी जानते हैं, जैसे हमारा RCI है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है इसको एक हॉस्पिटल में इसको मॉडिफाइड करवाया गया, और उसके बाद में 1948 में इसको हॉस्पिटल को रन किया गया। और 1964 से कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो एक प्रस्ताव लागू किया गया कि ऑल ब्लाइंड पीपल्स के लिए ये कंपल्सरी किया जाए, और जो हमारी वाइट कैन थी उसको मॉडिफाई करवाया गया। और 6 अक्टूबर 1964 को कांग्रेस ने जब ये प्रस्ताव जारी किया HR 753, जिस पे साइन हुए
जो हमारे और उसके बाद में 15 अक्टूबर को एवरी ईयर 15 अक्टूबर को व्हाइट कैन सेफ्टी डे के नाम से घोषित कर दिया गया, जिसके बारे में हम लोग आज अभी देखेंगे। हमारे कुछ लोग आए हुए हैं जो हमारे ब्लाइंड पर्सन्स आएंगे, जिनको जो हमारी केन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हिस्ट्री जो है ये वहीं के देन है जो विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें इंजरीज हो गए थे, जिनकी आईसाइट किसी कारणवश से चली गई थी। तो वहीं से आइडिया आया, दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसे कार्यों को करें। डेफिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी जैसे हमारे सर ने, डॉक्टर सुदीप दुबे सर ने बताया आपको, मैडम ने बताया आपको, और हमारे अभी सर ने बताया, मैंने बताया कि ओरिएंटेशन क्या एक ब्लाइंड के लिए ही जरूरी होता है, हम लोगों के लिए भी जरूरी होता है, उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है। द पर्पज ऑफ नोइंग हियर द स्पेस एट द गिवन मोमेंट इन द टाइम टू फॉर आवर पर्पज हियर डिफाइंड एंड ओरिएंटेशन। हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनको अपनी जगह पे चलने फिरने की ट्रेनिंग देना, उस वातावरण की पहचान करवाना। डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी कि मोबिलिटी जैसे अभी बताया गया, हम अभी गए सुबह से, हमने क्या क्या सेशन अटेंड किया, हमने बात किया, हम भी यहाँ से चल के गए, हमको भी ये लगता है माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमें अब वहाँ जाना है या शॉपिंग करना है, सुबह कॉलेज आना है। ये क्या हो गया? मोबिलिटी। तो जिस तरीके से हमारे कार्यों का शुभारंभ होता है, जिस तरीके से हम डेली लिविंग स्टार्ट करते हैं, दैनिक क्रियाकलापों को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनकी भी लाइफ होती है। बट होता क्या है, हमें ट्रेन करना होता है, उनके स्किल्स को, उनके कौशल को जो है इनहेंस कराना होता है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी दोनों, जब ये क्या होता है, अपनी जगह पे सबसे पहली बात होती है उस वातावरण को पहचान करना, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वो रह रहे हैं, उस जगह को अडॉप्ट करना। ऐसे हम किसी पर्सन को जाके खड़ा कर देते हैं कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए कि आपको, जब तक हम उसको ट्रेंड नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, जैसे अभी बताया गया कि जो उनके सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते, एक साइड की ही तो कमी होती है और उसी को हमें उनको डेवलप करना होता है, उसी प्रक्रिया को उनकी पहचान करानी होती है। जैसे मैंने हिस्ट्री की अभी आप लोगों से डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या बहुत सारी ऐसी एरियाज होती हैं जो उन एरियाज में उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो उस एरियाज को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं एज ए केन के द्वारा, एज ए साइटेड गाइड के द्वारा। उस तरीके से हम उनको किसी पे वो निर्भर ना रहें। सोशल इंटीग्रेशन, अब क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे आती है कि सोशलाइजेशन जो है, जो समाजीकरण है, वो इन बच्चों में नहीं हो पाता है। अगर हम ओरिएंटेशन, उनको ओरिएंटेट नहीं करेंगे, अगर उनकी मोबिलिटी की पहचान नहीं करेंगे, जैसे इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, आप लोगों ने अभी पढ़ा भी था, मैं भी आगे बताऊंगी। तो इनको इंडिविजुअल जो है डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवानी होती हैं। जैसे हमने बताया अभी इससे पहले, हमारे जिस तरीके से वर्क होते हैं, सुबह मॉर्निंग से लेके और नाइट तक हमारा जो शेड्यूल होता है, उसी तरीके से इन बच्चों का, क्या ये शॉपिंग नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, या मंदिर नहीं जाते हैं, या इनके लिए जो प्लेसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक जगह होती हैं, डिपेंड। अब बस क्या करना होता है, हमें उसी के बारे में, उनके वातावरण को पहचान करवाना और उनको ट्रेनिंग देना उन चीज़ों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब एक बताएं, जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर किसी के ऊपर डिपेंड रहना हो तो कैसा लगेगा, किस तरीके से फीलिंग आएगी। सेम सिचुएशन उन लोगों के साथ होती है। तो सबसे पहले कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अभी सर ने भी बताया था, मैम ने भी बताया था, हम जिन कार्यों को करवाते हैं या हम प्लानिंग करते हैं, जिस प्लेसेस की हम योजना बनाते हैं कि हमें आप आज वहाँ ले जाना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्बली उनको बताना होता है। उनका जिस तरीके से हम रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से उनको विजुलाइज करवाना होता है
कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा, ये कन्वेंस है, इस तरीके से आप उनका क्या होता है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है। जिस तरीके से हम कोई कार्यों को कर लेते हैं और हमारा जो गोल होता है वो हम जब अचीव कर लेते हैं हमें खुशी होती है, उसी तरीके से सेम इन बच्चों के साथ भी होता है, जो हमें एज ए स्पेशल एजुकेटर हमें इन्हांस करवाना होता है, डेवलप करवाना होता है। देन सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमने क्या किया कि जाना है, उनको एक स्पेस का बता दिया या कॉलेजेस का बता दिया या कहीं ऐसा कोई प्लेस हमने बता दिया, वहाँ बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, उनकी सेफ्टी भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में सबसे पहले हमें खुद को देखना है, खुद उस जगह की पहचान करनी है, वहाँ के इन्वायरमेंटल को देखना है, देन उस इन्वायरमेंट को उनको अडॉप्ट करवाना है, उस वातावरण को उनके अनुकूल करवाना है। ऐसे तो कहने में कि हाँ ठीक है, उनका साइटेड गाइड हो जाएगा, उनको हम इस तरीके से बता देंगे। गाइड कर्ता का मतलब क्या होता है? गाइड कर्ता का मतलब तो यही होता है कि आप किसी को गाइड कर रहे हो उसको, क्योंकि वो डिपेंड है साउंड पे। टेक्टाइल तो बाद में आएगा, अदर सेंसेस तो बाद में आएंगे। सबसे मुख्य कार्य क्या होता है लाइफ का? हम देखते हैं, देखने का जो सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, देखने का काम होता है। जैसे कि हम जब देखते हैं, सीन करते हैं, देन क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं अपने दिमाग में। कहीं हम घूमने जाते हैं या आस जो आपकी ये मेमोरीज हैं, जैसे सीआरई प्रोग्राम आप ले रहे हैं, आपने क्या किया, आपने अटेंशन दिया, आपने सीन किया कि सर मैडम डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट डिस्कशन, आपको क्या हुआ, वो चीज़ें विजुलाइज किया और मेमोरी में रखा। यही अगर 1 साल बाद या 2 आफ्टर मंथ अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो आपको तुरंत वो विजुलाइज हो जाएगा। टेक्निया ऑडिटोरियम, वहाँ बैठ के ये टॉपिक था ऐसे। बट ब्लाइंड पर्सन जो होता है, हमें क्या, उनको तो वो तो डिपेंड कर रहे हैं आपके सुनने पे, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। तो गाइड कर्ता का मतलब यही होता है कि जो हम गाइड कर रहे हैं सही और सटीक उनको डायरेक्शन देना चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयर, चढ़ने को उनको मैंने बताया और किस साइड में आपको साइड कौन सा लेना है उनको मैंने ट्रेनिंग दी और कदमों की चाल से उनको पहचान करवाया कि इतने कदमों में इतनी आपकी सीढ़ियां हैं, देन आपको मूवमेंट करना है। अब यहाँ पे कहता है डिसेंडिंग स्टेयर मतलब उतरने की भी प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है जो ये सारे होते हैं अकोमोडेट होते हैं, वहाँ पे ऐसा अकोमोडेशन होता है जहाँ टोटली ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उस एरियाज में इन चीज़ों को देखने को मिलता है। उतरने के साइड में भी वही वो चीज़ों करेगा, लेकिन वहाँ देखना क्या होता है कि उसको कोई नुकसान ना हो। पहले भी बताया जा चुका है कि हमारी आइज, हमारे जो हम देखने का काम आंखों से करते हैं, लेकिन ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनकी आंखें कौन सी होती हैं? उनकी आंखें कौन सी होती हैं? उनका ये होता है जो हैंड होता है, यही उनके आईज हैं। देन वो टेक्टाइल करते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं और उस चीज़ों को अपने माइंड में पिक्चर बनाते हैं और जिस तरीके से हम देखने का काम करते हैं उस तरीके से उनकी इमेज बनती है और बहुत अच्छा फील भी होता है और उन चीज़ों को वो इंजॉय करते हैं। हेल्प, जैसे कि क्या होता है, हेल्पर टू द चेयर। अब चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठना है तो ब्लाइंड पर्सन सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, मैं एक चीज़ को मिस कर गई थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि सुबह से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, CWSN का फुल फॉर्म चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। हर व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं बट अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो मुझे नीड्स है वही आपको नीड्स हो, ये सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। देन हम कोई चीज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर, जैसे आई एम हैंडीकैप्ड, ओके, तो मुझे स्टेयर चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, काम तो कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रही हूँ, तो उस तरीके से वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। हो सकता है उसका फाइन मोटर। जब चेयर की बात आती है तो बैठने की जो टेक्निक्स होती है उनकी थोड़ी सी अलग होती है। ब्लाइंड पर्सन क्या होगा, देन यहाँ पे चेयर नहीं है ना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती। चेयर को रखा जाएगा और दूसरे व्यक्ति को पीछे से आके उसको टच करेंगे, टच करते हुए और उसको उसका
साइज देखेंगे, वो साइज देखेंगे और उसको टच करके फिर एक जो हैंड है ये इधर रहेगा और जाके बैठेंगे। ऐसे चेयर उनकी गिर भी सकती है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरीके से टेक्निक्स होती हैं। डोर्स की बात करते हैं, जैसे दरवाजे खुलना, बाहर की तरफ खुलना, अंदर की तरफ खुलना। मैंने बताया कि जिस तरीके से हमारी लाइफ है, अगर हम माइंड में ये सोच लेंगे तब हम ट्रेनिंग उनको दे पाएंगे, ट्रेंड कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारी लाइफ है रोज की, उसी तरीके से उनकी। तो टाइम टू टाइम इन चीज़ों को गाइड करना होता है। रूम है, रूम का वही हम दोबारा बैक आते हैं कि कदमों की चाल से उनको बताएंगे कि इतने कदम के बाद राइट हैंड या राइट साइड आपका डोर है जो आगे को खुलेगा या आपको अंदर को खुलेगा। वो क्या है, माइंडली प्रिपेयर हो जाते हैं और उसी तरीके से वो कार्यों को करते हैं। आप पिक्चर भी देख रहे हैं, आपने पिक्चर देखा, इस तरीके से जो टेक्निक्स होती है पकड़ने की, तो इसका वो फॉलो करते हैं। ये पर्सन है। अब इसमें क्या है, लो विजन जो होते हैं, लो विजन जो पर्सन होते हैं वो भी ट्रेंड कर सकते हैं, वो भी उनकी हेल्प। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखना होता है कि हम किसी की, कभी कभी क्या होता है, बहुत दिल से सोच लेते हैं और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना होता है। पहले हम पूछें कि आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। अगर उसको सच में ज़रूरत है तब तो आप उसकी हेल्प करिए, अदरवाइज वो जिस तरीके से कार्यों को कर रहे हैं लगता है तो आप गाइड कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो वाल होती हैं इस तरीके से कि आप जो इंडोर की हम बात करते हैं, घर में चलने फिरने बहुत सारे काम होते हैं, चाहे टॉयलेटिंग का काम हो, ग्रूमिंग का काम हो, ईटिंग का काम हो, कुकिंग का काम हो, सारे काम। ऐसा नहीं कि नहीं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मेरी मैडम थी नैब में, जो नैब के कल हमारे सर आएंगे, वो मेरे सामने आ जाती थी। थोड़ा सा मैं उधर ले जाना चाहती हूँ। हेमलता मैम थी, सी इज टोटली ब्लाइंड, और इतना मतलब उनका नेचर, और उनको लगता नहीं था। हमने फर्स्ट डे जब क्लासेस लिया वहाँ पे, तो वो आके पहले से बैठ गई, पता नहीं चला कि मैम को कोई समस्या है कुछ। उसके बाद में जब मैंने उनसे बात किया, उनके पास गई, तो उन्होंने पूरा अपना बताया इस तरीके। मैंने कहा मैम कैसे आप पहचान करते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, जैसे क्लॉथिंग है, जैसे ड्रेसेस हैं, और हेयर मतलब ग्रूमिंग का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और यही ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जो इंडोर होते हैं, जो डोर्स होते हैं, दीवारें होती हैं, और उनको पहुँचने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि हमें वही चीज़ें उनको बतानी होती हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे ये चीज़ को। आपने ये टेक्निक्स देखी, प्रैक्टिस साइड गाइड। अब यहाँ पे प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग जिसको हम लोग बनते हैं, हम लोग भी तो ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके प्रिपेयर हो पाते हैं। उसी तरीके से डे टू डे इनकी भी लाइफ में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक इनको उस तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पे वॉकिंग अलोन की बात है। हम साइटेड गाइड की बात करते रहते हैं। यहाँ ट्रेलिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अकेले भी तो उनको इंडिपेंडेंट तो बनाना है, उनको चलने फिरने की प्रक्रिया दे रही। अब यहाँ हमारी आती है केन की। केन के जो चलने का होता है, जैसे अभी बताया गया था, केन जो होती है 3 टाइप की होती है, जो आगे बताया जाएगा। अब यहाँ फाइन मोटर की हम बात करते हैं। अगर बच्चे का फाइन मोटर नहीं है या उसका वीक है तो क्या कैरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो रिबन होता है, ये इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके, और ये टेक्निक होती है पकड़ने की। अगर हमारा पैर जो है ये राइट जाएगा तो ये लेफ्ट जाएगी, और ये जब इधर जाएगा तो राइट आएगी। तो ये ट्रेनिंग होती है, जिससे क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स के बारे में इनको पता चल जाता है कि कौन से बैरियर्स वाइब्रेट नहीं करती है, लेकिन ये आगे पता चल जाता है कि कैन के द्वारा कि हमारे यहाँ पे कुछ खतरा है या यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा ये पता कर लेते हैं। यूजिंग लैंडमार्क, डायरेक्शन। अब लैंडमार्क और क्लू की बात होती है, जैसे सुबह भी बताया गया था।
जो परमानेंट लैंडमार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। बच्चे को अगर मोबिलिटी मैप बनवाना होता है, जैसे हम लोग बनवाते हैं, अब मोबिलिटी मैप बनवाना है तो उनको एक ये दिया जाता है, जो हमारा टेम्पल है, जो हमारा मंदिर है, वो क्या परमानेंट है। उसका हमने क्या किया कि आपका जो मंदिर है, जो अष्टावक्र कॉलेज है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ आप किसी से भी बात कर सकते हैं, तो ये लैंडमार्क हो गया। कुल्लू जब हम कोई उनको आइडिया एक देते हैं कि आप जाओगे, आप किसी पर्सन से बात करोगे, तो वो बताएंगे जैसे ग्रीन कपड़े पहन के खड़े हैं, यहाँ पे बाइक खड़ी है, यहाँ पे कार खड़ी हुई है, ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, तो वो यूज़ कर पाएंगे इंडोर में। इंडोर में भी हमारे कुछ सामान जो घर में रखे होते हैं, जैसे आसपास एरिया हो गई, उनको वो फॉलो करते हैं। अब ट्रेलिंग आ गई। ट्रेलिंग के बाद सुबह भी बताया गया था चलने का क्या होता है। जो ये चीज़ें होती हैं हमें ऐसे नहीं करना होता है। ट्रेनिंग जो देनी होती है वो इसके थ्रू ऐसे देनी होती है, और ऐसे जब वो करके चलते हैं तो उनको जो कोई चुभने वाली कोई चीज़ होती है, नुकीली होती है, या कुछ बैरियर्स होते हैं, तो उनको पता चल जाता है, और वो क्या होता है, ये चीज़ें जो हैं वो इंजरीज नहीं होती, ताकि उनको एजुकेशन हो गया या अदर कार्यों को करने में प्रॉब्लम हो। ट्रेलिंग का ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, इसके 2, 3, 4 डायरेक्शन हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं और जो ये ट्रेनिंग दी जाती है। कैन टेक्निक्स, टाइप ऑफ कैन, जिसके बारे में आपको पता है 3 टाइप की होती हैं। लॉन्ग कैन होता है, फोल्डिंग कैन होता है, स्मार्ट कैन होता है। लॉन्ग कैन जो होता है, सबसे पहले मैंने अभी आपको हिस्ट्री जब बताई कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैन कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सफ़ेद छड़ी के नाम से जानी जाती है, तो ये जो है ये अधिक कारगर मानी जाती है। इम्पॉर्टेंस इसके ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है वो अच्छे से, आसानी से, सावधानी पूर्वक इससे चल सकता है, रास्ते में रास्ते के बारे में पता कर सकता है, और इसकी जो हाइट होती है, ये चेस्ट जो होता है यहाँ तक होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले सवाल किया था कि 5 इयर्स या 7 इयर्स जो ओल्ड है, तो क्या उसको आप स्टिक प्रोवाइड करवा सकते हो या कैन प्रोवाइड करवा सकते हो। देन आता है फोल्डिंग कैन। फोल्डिंग कैन के फायदे क्या होते हैं, उसको आप यूजली कैरी कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। जैसे नैरो स्पेसेस की मैंने बात किया, बस हो गई, कार हो गई, या अदर ट्रैवलिंग एरियाज़ में, या अपने घर में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको फोल्ड करके अपने बैग में कैरी कर सकते हो। एक इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग कैन होती है ये, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, इलास्टिक जो होती है ये इलास्टिक लूज हो जाती है, तो इसको भी चेक करके ही उस पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो गिरने से या चोट लगने से बचे। लॉन्ग कैन की मैंने बात कर ली, फोल्डिंग कैन की बात कर ली, स्मार्ट कैन की बात करते हैं। स्मार्ट कैन के बारे में आप लोगों ने लाइव देखा था, जो अभी बताया गया था। इसमें सेंसर्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। इसको इंडोर अपने गार्डन में, अपने हाउस में, अपने घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट जब आएगा, कोई बैरियर्स आएगा, तो ये वाइब्रेट करेगा, तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि अभी कुछ आगे खतरा है या कुछ बैरियर्स हैं, कोई चीज़ तो है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सावधान कर लेगा, या किसी को आवाज़ देगा, या अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। आउटडोर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं जाते हैं, तो इसमें आपको बताया गया था अभी, इसको फिट करके और इसके द्वारा चलने फिरने की प्रक्रिया की जाती है, तो ये वहाँ पे वाइब्रेट करता है, जो स्मार्ट कैन के नाम से। आजकल बहुत सारे इतने सारे एक्सेस आ चुके हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते। एक डायरेक्शन और है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये भी एक मोबिलिटी का पार्ट आता है, जिसकी हम स्मार्टनेस की बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया, वॉच लगा रखी है, तो इन लोगों को भी टॉकिंग वॉच आती है, और इसमें भी टेक्टाइल वॉच भी आती है। तो टॉकिंग वॉच क्या होती है, वो टाइम को टाइम टू टाइम बताता है कि अब इतना टाइम हो गया, इतना टाइम। आप जैसे क्या होता है, कोई पर्सन, मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो बंदा है, जो पर्सन है, वो भी जाएगा।
सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारी गलती क्या होती है, हमारे आसपास में हमारा इन्वायरमेंट जो है वहाँ क्या है, अवसरों की प्रधानता नहीं दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सपोज दैट वो कोई पार्टी में या कहीं गए हैं, अब वहाँ आप बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने अगर कोई खाने का जो थाली है, प्लेट आ गई, तो क्या होगा, उस पर्सन को तो नहीं पता है, ही इज टोटली ब्लाइंड पर्सन्स, तो उनको सब्जी भाजी चावल दाल या एक्सेट्रा या जो भी चीज़ें हैं, तो क्या है, एक डायरेक्शन की बात है, ट्रेनिंग की बात है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉच से भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कैसे, 12 o'clock, अब सामने जो गाइड करता है की बात करते हैं, साइटेड गाइड की बात करते हैं, अगर सामने बैठा है तो उसको पता है कि 12 o'clock राइस, 3 o'clock आपकी सब्जी, 6 o'clock, इस तरीके से हम सुइयाँ जो होती हैं, जो ये घड़ी की जो हैं, उनके हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और वो पर्सन क्या करते हैं, उसी जगह पे सटीक जाके उस चीज़ों को कैरी ऑन कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। ये होता है स्मार्ट ट्रेनिंग। तो हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम करवा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ ये गुड कैन, जो एक तो जो हम कैन जो होती हैं, जो छड़ी होती हैं, जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, और वो इजी अपने आप को लेके संभाल सकें, लेके चल सकें, उनसे वो कार्यों को कर सकें। अब यहाँ पे आपने देखा है, ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं कि कोई चीज गिर जाती है, एक सर्चिंग कि किस तरीके से उस टेक्निक्स को वो करेंगे, लाइक कि उनका चाबी गिर गया या उनके कुछ पर्स, अभी इसमें पर्स दिखाया गया है, पर्स गिर जाता है, तो इसका भी क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है कि जो ये पैर होते हैं, अब वहाँ पे सेंस जो है वो सुनने पे वो डिपेंड रहेंगे कि किस तरीके से कहाँ से आवाज़ आई और कहाँ गया। तो जब वो सर्च करेंगे तो सर्चिंग का क्या होता है, इस तरीके से, मैं थोड़ा सा, मुझे बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोला ना बैरियर्स तो आते हैं, बट हम अपने आप को स्मार्ट करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के द्वारा ही डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमसे जो चीज़ें गिर गई हैं, या मुझे देखना, कोई पर्सन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आवाज़ दिया और मैं अकेले हूँ, तो क्या ये ट्रेनिंग दी गई कि इस तरीके से जो है, ये डायरेक्शन जो होता है, यहाँ ये करके वो सर्च करेंगे और देखेंगे, अगर इस दायरे में उनका वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो कैरी कर लेंगे, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, कुछ डिग्री जो होता है, हाफ एंड डिग्री को मूवमेंट करेंगे, देन सर्चिंग का ये करेंगे, ऐसे वो सर्कल एरियाज को करके, वहाँ अगर नहीं मिला तो 2 स्टेप को बढ़ाएंगे, केवल 2 स्टेप को बढ़ाएंगे, क्योंकि उस एरिया को वो सर्च कर चुके हैं वहाँ, फिर आगे वही वो प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब यहाँ पे जर्नल, अब यहाँ कुछ क्या होती है कि सेकेंड्स ऑफ द ओएनडम इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमने बताया ओएनडम, इंडोर और आउटडोर की बात किया, वो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। इंडोर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ओएनडम एंड इंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ ह्यूमन गाइड एंड टेक्निक्स, वेरियस स्किल्स एंड द विदाउट एंड द विद रेलिंग, ये सारी अब कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक्स होती हैं जो यहाँ पे बताई गई है। सर्च जो मैंने अभी बताया कि जो चीज़ें गिर जाती है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, साउंड पे डिपेंड होके और वो पाथ को वहाँ पे वो करते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, अब यहाँ पे कि डिफरेंट तरीके से जब ट्रैवलिंग करना होता है, जाते हैं, तो उस आवाज़ को किस तरीके से वो पहचान को आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और टेक्टाइल जो होता है, जिस तरीके से हमको भी गाइड किया जाता है कि अपने हमेशा चलने के लिए हमें डायरेक्शन दिया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड होता है उसके साइड जाना चाहिए, ऐसे उसी तरीके से इन चीज़ों को उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 5 पॉइंट ट्रैवलिंग होता है, रूट पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ों को उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आप सुबह से पढ़ चुके हो। इंडोर आउटडोर अब यहाँ पे दिखाया गया, मैं पिक्चर्स के द्वारा दिखा रही हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ क्या है, वो इंडोर जो है, इंडोर
की ट्रेनिंग दी गई। अपने घर में, अपने वातावरण में, अपने हाउस में, अपने गार्डन में, वहाँ पे चलने फिरने की एज ए केन के द्वारा, स्टिक के द्वारा वो चल रहे हैं। और जैसे अपने शोर लाइन अभी बताई गई थी, मैडम ने बताया था, आप देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं टच करके उनको पता है कि हमारे जो बैरियर्स हैं वो यहीं तक हैं, इससे बाहर नहीं हैं। देन आपने इधर देखा, ये भी आपको टेक्टाइल की जब बात की जा रही थी, आपने देखा येलो कलर की जो पट्टी है उसके साथ में एक थोड़ा सा हल्के कलर का है, ये डायरेक्शन दे रहा है ब्लाइंड पर्सन को। आउटडोर अंडरमैन इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीज़ें होती हैं साइड वॉल्स और दैट रूट एंड कॉर्नर जगह जो होती हैं, तो उनके बारे में इनको बताना होता है। ये पिक्चर्स हैं। अब ये क्या है, आउटडोर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कि बाहर जाने, घर तक तो इनकी लाइफ नहीं है ना, बाहर भी जाना, बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से गाइड करता जो होता है, इनको ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग का काम करते हैं, और ये अपनी लाइफ को वहाँ तक अपना एज ए केन के द्वारा, एज ए साइटेड गाइड के द्वारा जिस तरीके से होता है, इनके नॉलेजेस को और इनके जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप। आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे कोई केवल केन के द्वारा ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं। केन के द्वारा एक छड़ी इनके हाथ में है और उस छड़ी के द्वारा ये अपने रोड पास भी कर रहे हैं, आपने देखा है, गार्डन में भी हैं, और थोड़ा सा जैसे कॉलेजेस की बिल्डिंग दिखाई गई है, या जहाँ जैसे कि इनका जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पे। देन गाइडेंस एंड द स्पेशलिस्ट ऑन डेम इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं, प्लानिंग करना, बिल्डिंग टूवर्ड्स एंड द फोकसिंग इंडिविजुअल एंड प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड टास्क एनालिसिस, बिहेवियर लिंक एंड द, ये सारी चीज़ों को इनको ट्रेन करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं, हम कोई भी, चाहे हमारे लाइफ का लक्ष्य होता है या इनके लाइफ का लक्ष्य होता है, वो निर्धारित करता है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए, जो जरूरी होती हैं, जो उनकी नीड्स होती है, उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म गोल को बनाते हैं। और जब इंडोर की बात करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को घर की ट्रेनिंग देते हैं, हाउस की ट्रेनिंग देते हैं, और डेली जो लिविंग की बात करते हैं, दिन की दिनचर्या की बात करते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हम इंडोर की ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mansa Verma ma'am. I request to our Deputy Director ma'am, Ms. Sanjana Mittal, please come upon the stage to facilitate Ms. Mansa Verma. I request to our Deputy Director ma'am to facilitate Mr. Rajneesh Arya. We have round applause for these dignitaries. Now I would request Mr. Rajneesh Kumar Arya to come upon the stage to present his views on cane travel techniques, touch and drag technique, diagonal cane technique. Very good afternoon, one and all. I think it is time to wake up, and I know that after the post lunch session, it is very difficult to be attentive, and as I have seen that some of you are in passive position, that's I have requested this one. So first of all, I want to thanks to the organizer to invite me for this conference, and the all dignitaries who are on the dais. Welcome to all of you, and this session is dedicated to the persons with disabilities, their family members, the persons who are working with them as a social worker, disability right activist, a special teacher educator, and so many other forms of the working professionals who engage in this field. Friends, today I am going to interact with
you the guys on teaching learning approach of the orientation and mobility for the children with deaf blindness. Okay. You guys are very much aware about this term deaf blindness. We know very well that in the present time there is 21 type of the disability. When we go on the combinations of multiple disability, we find there would be 420 variation, 420 variations of multiple disability, and deaf blindness is one of them. When when we come about the term deaf blindness is usually when we see the data of census or other form of census, NHF, as which usually provide the data on the various kind of the disability in across the country, we find that just there is 5 lakh people across the country who is having this combination. When we see the prevalence, out of 10 to 12,000 of birth, one person's or one birth usually come with the deaf blindness. And deaf blindness, after going on this overview of the things, I am just coming on the presentation. This presentation is divided into 4 major parts: overview of orientation and mobility. Second, defining orientation and mobility for children with deaf blindness, impact of deaf blindness on orientation and mobility, and motivation to move. That is how to interact with the deaf blind child or the people in their life. Before on moving on the presentation, I just want to give a overview that deaf blindness occur majorly from 3 types. One by the congenital, another acquired or the accidental, and third one is by some diseases or the virus like the herpes. Here is a description about mobility. Since the morning you may be aware, you may have gone through this term, or you must have understood this term in way. Mobility is the act of moving from one place to the another place. Activities like scooting, rolling, crawling, walking and running comes under the mobility. Passive motion like being pushed in wheelchair, a stroller or being carried are also come under the mobility portion. One of the goals of orientation and mobility training is to make the passive mobility more active. Orientations refer to knowing where you are in the space and time. At its most basic, orientation means knowing the position of your body in the space right now. You are aware of whereabout your body parts are in the relation to each other, like for example, your legs, your arms, or your head or your whole body. Actually, in case of deaf blindness, you know that for the human being, 95% of learning occurs from only 2 organs, that is the eye and the ear. And rest 5% learning happens with the 3 other sense organs. So, in the condition of the deaf blindness, it is very difficult to learn anything. And when we see these people understanding of their space in this whole world or in the
environment, it is very difficult to them to understand the things. You must have heard about a very popular personality in India, Jamir Dhale. He has been worked with the Sense International organization. He has represented our country in United Nations and spoke about the persons with the deaf blindness and their conditions in United Nations in 2014 probably. He is residing right now in Delhi, and it is a matter of surprise for individually me that he used to travel independently without any assistance in metro cities like Delhi. So these things, when you and I see from the outside, it becomes surprise for us. But the person who is itself suffering from this problem and the persons who have interacted with him or her during the teaching learning process, it is a big challenge for them to make him or her understand about the orientation and mobility and what is the importance of this for what is the importance of orientation and mobility in the life of the deaf blindness. You see that a person if suffer from any kind of the disability, it has the impact of its personality. And in my individual opinion, somehow we may experience disability in throughout our life. That is called called old age. In old age, most of us usually receive a variety of the disability conditions. So we should not be sympathetic about the persons with disability, but we should understand the need of the persons with disability, that what kind of the need the person is having. And before offering any kind of the assistance or help, or before having the assumptions about the need, we should at least interact with the person so that we could provide the appropriate assistance as and when required. When we see that orientation and reorientation, this is the two things. Because learning and teaching, both are the two process. Both are the two process. If the person who want to learn anything, at first he has to unlearn something. Unlearn, learn and relearn. This is the process of the whole learning process. It means learning, unlearning and relearning. And in the case of persons with deaf blindness, it is very crucial to make them understand about the orientation. And when he or she would be understand about the orientation, after that the mobility would be possible. Just you see, here I have done a small comparison of orientation and mobility side by side. Orientation is knowing the layout of your body, knowing where you are in the space and the time, knowing where you are going and how to get there. But in mobility, it is the act of moving from one place to the another place. In the active mode, we can walk on foot, roll, crawl, run, and use any transit system to move from one place to the another place. But in the passive mobility, just you see here passive, I am using the term passive because the person is itself not involved in moving. The means is being used here. Wheelchair, a stroller or being carried out by any other device, these are the means which is called the passive mobility. The skill of orientation and mobility developed together are commonly related, referred as the orientation and mobility or travel skill.
The purpose of orientation and mobility. Orientation and mobility lead to participations in family life, enjoyment of the outdoor, concept development, self-determination, safe and efficient travel, increased independence and access to new environment and the experience. In this picture, you may see that a expert is teaching the persons to orient and travel with the help of the stroller. The purpose of orientation and mobility skills that basically the orientation and mobility happens usually taught to the blind people, low vision people, or in most of the cases of deaf blind people. So that this type of the services is being provided by the orientation and mobility as a specialist, and this course is being provided in the NIPVD, Dehradun, and some other national institutes, so that the other persons can get the assistance by the orientation and mobility specialist. Orientations and mobility lead to the shared interest and preference enriched in their life. To make meaning of the world around, an orientation and mobility expert uses a child interest preference to motivate movement and travel. Typical development of the orientation and mobility. Both the orientation and mobility skills relies heavily on hearing and vision, and the sensory losses of both affects the development of this skill. Just you see that here an expert is trying to orient a small kid about their space and interact with the environment. Fine and gross motor skill. Movements required both fine and gross motor skills, which required high degree of control and precision, and gross motor skills involve the large muscles of the body, which enables edge, walking, kicking, sitting upright, and other activities. Mobility skills develop fine and gross motor skills. Children need to move. They see someone else engaged in an activity and want to imitate or copy them. Just you see that usually at the tender age, when the child starts to move a corral, on that time this mobility skills happens in the child, and it is the time at the age of 1 to 2 years, child usually try to understand his or her environment on which he or she is residing. To understand this thing, there is need of the sense, especially vision and the hearing. For the orientation and mobility, there is need of the early interventions, and which help them to understand the not only understanding but also in learning the orientation and mobility skills. Just you see that orientation skills required two senses basically. One is vision and another is the hearing. Here I had given some example that vision provide information about many aspects
of a space such as form, shape, depth, distance, distance of the object and distance of the environmental feature. On the other side, hearing provide the information about where we are in relation to environmental sounds including position, directions and distance. Orientation and orientation skills development take perceiving times. Perceive times by seeing the change. It means succession, one thing follows another thing, and duration, the period which something continues. It means if a person is moving somewhere or is present in an open environment, on the in the surrounding of the environment, if something is happening, then the person has to take the decisions as per the things is happening around him or her. And in the same way, suppose any movable object is coming towards the person. Person has to estimate the duration or the time, that what time the duration it will take to reach to him, so that he can have a passage from that very environment. We have to during the orientation, we have to open our eyes to see, and we have on that very time, you know very well that our eyes in some cases, if we miss to see anything, it may in the case of the deaf blind condition, because you know well that deaf and blind condition, 100% of both of the organs loss is not happen. Some of the capacity of the both organ, it means either hearing or the vision capacity retain. So if the eyes is having some working conditions, we can have the perceptions about the environment, and with the help of the ear we can see the thing which is coming to our ear. Orientation for the students who are deaf blind, it is most important, and these skills and strategies are very important so that they can learn the things, because the impact of vision and hearing impairment have impact on the safe and efficient, including the independent movement and the travel to the person. And for in case of the deaf blind people or the child, they require a specific training. Just you see here, a student is trying to learn to travel safely and independently. In next, here the children is trying to learn a specific strategy to keep the track of where they are in the space, where they are going and how far they are along the way. So you see, it is very important to understand. We usually see that blind people use a walking stick or blind stick that has the red band at the lower grip, lower tip of the stick. But the red band is usually indicate that it is the sign of the deaf blindness. The person who is using that very stick is having the condition of deaf blindness.
Despite limited vision and the hearing condition, children who are deafblind can learn orientation and mobility skills, but it required a specialized ongoing instructions from an orientation and mobility expert. Parents and siblings are often the first orientation and mobility teacher for a child. In case of a deaf-blind child, children learn by modeling after what they see by their significant people doing. With a little guidance, family members can learn to model a specific techniques and tool that child will eventually learn. Orientation and mobility skills and routines are inclusion skills that directly relate to a child's quality of life at home, schools, and in the community. It would be a surprise for you that we are talking about the inclusion in the society, but when we talk about the inclusion, it is very difficult to find an inclusive environment in our society. Just you may see the infrastructure, accessibility at the various places, especially in the public domain. It is very rigid, especially in our country, India. In most of the metro cities, we are trying to have some specification and the accessibility for the persons with disabilities, but it is very less, and we have to do a lot for the accessibility for the persons with disabilities. And in case of persons with blindness and deaf blindness, there is need to do a lot of the things to include them in the society. The impact of deaf blindness, just you see that the vision and the hearing is the two important part which suffer in this condition, deaf and blindness. So the child development always affected by the deaf blindness, as there is need of the motivation to move out and explore the world, which usually not happen in our society. In general, parents, just you see that the parents usually try to keep the child in their home specifically so that the child could be safe. Just you see that many children also have significant health problem at the birth, leading to further development delay, which causes the deaf blindness also. Many researchers and the practitioners in the field of deaf blindness have emphasized movement as the underlying skills upon which all other skills are built. In this way, we can here is the some example by which the deaf blind students or the people could learn the orientation and mobility. Vestibular and proprioceptive systems have the impact on the movements, which involves the muscles, joints, and the body parts. Movement is usually not happen. So to promote the movement, we should communicate to the person. It should be in routine work, conversations, fun, sensory preference, like, dislike, sharing, and responsive environment. By this 7-8 features, we could promote the movement of the deaf-blind people. Here are the some other way by which deaf-blind students is learning. Yeah. Okay. Children are more likely to repeat movement they enjoy. So here is the almost the way in which the deaf-blind students usually learn. Just you see
that it is the another way to learn the orientation and mobility, so that a student could understand the environment. Here is a responsive environment by which children could understand a variety of the environment system, so that he or she can experience the different thing. The movement leads to the concept development. Actually, in the deafblind people, they do not learn the thing all together. They develop the concept about the world by linking the pieces of the information to form a bigger picture. So this is the way that I have tried my best to give you the concept and the information regarding this. Thank you from my side. Over to The chief guest of this 3-day CRE, the role of orientation and mobility for children with special need, Dr. Ram Kailash Gupta is between us. Please make a huge round of applause for him. Dr. Ram Kailash Gupta is a prominent educationist. It is due to his untiring effort that he has started a number of exemplary institutions in the field of professional and technical education. Dr. Ram Kailash Gupta realized that there were very few seats available in Delhi for students deserving advanced studies in the field of management, information technology, journalism, and special education. Due to this, a number of talented students were deprived of technical education in Delhi NCR region and were forced to move to other states for admission in various professional courses. To save this national talent, he studied a number of options by which the professional and technical education can be made available to these students, these aspiring talented students. Dr. Ram Kailash Gupta pursued this cause with great dedication, commitment, and passion with the highest authorities. Due to this, the policy of privatization and liberalization of professional education in India was introduced and permission was granted to start self-financing privately funded technical institutions in Delhi. नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते I request to our Deputy Director, ma'am, to facilitate our chief guest, Dr. So once again, I welcome you all, the CRE participants and जितने भी छोटे-छोटे हमारे और भी जो अभी बच्चियां आई हैं यहाँ पे, क्योंकि आज हमारा छड़ी हमारा विस्तरण हमारा दिवस है जो हम मना रहे हैं.
वर्ल्ड वाइट केन डे। तो इस अवसर पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हैं, बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल्स हैं जिनको आज रमेश प्रसाद जी, बिग हैंड टू रमेश प्रसाद जी प्लीज़, जो यहाँ पे हैं, जिन्होंने ये पॉसिबल किया है कि हम सबको इकट्ठा करके, और इन्होंने ये संभव किया है कि इस हमारा जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है इसको लेकर इन्होंने ये मौका रखा और इन्होंने हमारे साथ एक हाथ से हाथ मिलाकर और इसका संभव किया। तो हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर आप प्लीज़ आएंगे, हम आपका वेलकम करना चाहेंगे। I request Rajesh Arya sir, please join us. अब मैं चाहूँगी सत्येंद्र सत्यार्थी जी प्लीज़ आएँ और थोड़ा सा हमको जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी दें। श्रद्धेय चेयरमैन सर, डिप्टी डायरेक्टर मैडम संजना मित्तल मैडम, और हमारे भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, हमारे भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के महासचिव डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह जी, और हमारे संस्था के पदाधिकारी जसमेर पानू जी, यहाँ उपस्थित अष्टावक्र संस्थान से विभिन्न पदाधिकारीगण, अध्यापकगण, प्रिय छात्रों एवं अन्य उपस्थित अतिथियों, आप सबको शायद मालूम हो या जिन्हें नहीं मालूम हो कि जो 15 अक्टूबर है वे इंटरनेशनल वाइट केन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस। आप देख रहे हैं जो भी ब्लाइंड आपके समक्ष मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया है ये वाइट केन। इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की मानवता ने ये अनुभूत किया, उन्हें महसूस हुआ कि बहुत से लोग अपनी दृष्टि खो चुके थे और उस दृष्टि को खोने के बाद उनकी मोबिलिटी में बहुत परेशानी थी। वो कैसे मूव कर सकें, लोग कैसे जानेंगे कि वे अपनी दृष्टि खो चुके हैं, देख नहीं सकते। तो इसके लिए ये वाइट केन का आविष्कार हुआ, या हम कहें कि ये समक्ष आया, लोगों ने इसको एक जरिया माना कि यदि कोई व्यक्ति जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो नेत्र बाधित है, वो उसके हाथ में अगर आप ये छड़ी देखें तो आप उससे ये जान पाए कि ये व्यक्ति, हमारे बीच गुलशन जी हैं, साईं सेवा की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। यहाँ वे हमेशा हमारे संस्थान को सहयोग देते रहते हैं। हाँ, आज के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था इनकी ओर से है। बहुत 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 अभिनंदन सर। तो ये जैसे ही आप देखते होंगे कोई रोड पार करना चाहता है, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड, और उसके हाथ में स्टिक आप देखते हैं वाइट कैन, तो आपको लग जाता है कि इस व्यक्ति को हमें हेल्प करना चाहिए रोड क्रॉस कराने में या कहीं भी। तो ये व्हाइट केन एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें, और इसीलिए एक इंटरनेशनल डे हर चीज का रखा जाता है, उस चीज को अनुभूत करने के लिए, उसका एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए पूरी दुनिया में, और इसीलिए एक व्हाइट केन डे रखा गया। और आज अष्टावक्र की ओर से और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की ओर से प्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं। आप सब स्टूडेंट हैं जो स्पेशल बीएड के स्टूडेंट हैं,
आप सबका इससे सरोकार है इस क्षेत्र से। तो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए, आप देखिए रमेश जी को देखिए, ये जब 9th क्लास में पढ़ते थे तब इनका विजन गया। आप बताते हैं क्रिकेट की बॉल लगी थी एक बार, और उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ा और इसके बाद एक आंख की रोशनी गई, फिर दूसरे आंख की रोशनी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई लिखाई के बाद न सिर्फ सरकारी नौकरी ली, आज ये संस्कृत के प्राध्यापक हैं दिल्ली सरकार में, और खुद अब बहुत से लोग होते हैं संतुष्ट हो जाते हैं, चलिए हमने जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अब क्या करना है। लेकिन इन्होंने देखा कि क्या परिस्थितियां आती हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, क्या चैलेंजेज आते हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति के सामने। और इन्होंने संस्था की दो संस्थाओं की नींव रखी। पटना में एक संस्था बालिकाओं के लिए एक पूरा विद्यालय है, अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय के नाम से। वहां गर्ल्स को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, गर्ल्स के लिए सारी सुविधाएं हैं, उनके रहने, पढ़ने लिखने, खाने पीने, हर चीज के लिए पूरा हॉस्टल, रेसिडेंशियल स्कूल है। और वो संस्था बहुत बढ़िया से काम कर रही है। उसकी छात्राएं यहाँ पढ़ के जब आती हैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो दूसरी समस्या इनके समक्ष आई। इन्होंने महसूस की कि जब वो छात्राएं आती हैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेती हैं, तो उन छात्राओं के लिए फिर छात्रावास की सुविधा सभी छात्राओं को नहीं मिल पाती है। तो इन्होंने फिर यहाँ भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद जैसी संस्था की नींव डाली, और उसके द्वारा छात्रावास का यहाँ रामा विहार में आप देखें छात्रावास चल रहा है, जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजेज में, विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन जो छात्राएं लेती हैं उनको वहाँ रहने की सुविधा दी जाती है। वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें, उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम करते हैं। और जो भी फाइनेंशियली वीक परिवारों की छात्राएं हैं उनको हम हर तरह से सहयोग देते हैं, चाहे वो एडमिशन के लिए, चाहे और अपने कोर्सेज के लिए। और प्रति वर्ष संस्थान से कई छात्राओं का सिलेक्शन जो है विभिन्न गवर्नमेंट जॉब में होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होता है, PSU में, बैंक्स में होता है। तो ये बहुत ही एक सुकून की बात है हमारे लिए। तो मैं रमेश जी के लिए कहना चाहूँगा कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना इनका पता मिल जाएगा। और हम सब देखिए, आपको किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति, या मैं कहता हूं कि जो भी फिजिकली चैलेंज व्यक्ति हो, उसके लिए सहानुभूति नहीं, आपको उसके लिए सहयोग की भावना आनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हम सब किसी न किसी कमी से, किसी न किसी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक शायर लिखता है कि दर्द के पैबंद हैं मुस्कान के पीछे, हैं कई मजबूरियां इंसान के पीछे, यह दिखावे का शहर है, क्या पता तुझको कर्ज की बुनियाद भी है शान के पीछे। तो ऐसी स्थितियों में आप देखें कि जो डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता जी जैसे लोग हैं, जो उनका मूल मंत्र होता है कि मैं किसी के दर्द की बस एक दवा हो जाऊंगा, काम ऐसा ही करूंगा फिर फना हो जाऊंगा, है ये मेरा जिस्म दुनिया की अमानत, इसलिए मैं तो हूं एक फर्ज माटी का अदा हो जाऊंगा। इस भावना के साथ जो कार्य कर रहे हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, राजेश गोयल जी देख रहे हैं, आप पानू जी देख रहे हैं, वो भी प्राध्यापक हैं और संस्था को पूर्ण रूपेण अपना सहयोग देते हैं। बहुत सारे साथी नीचे भी बैठे हुए हैं हमारे, ज्यादातर वो टीचिंग से जुड़े हुए हैं और संस्था को सहयोग दे रहे हैं। उन सबके प्रति आज हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। समय की मर्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मित्रों, जीवन में अगर इस छोटी सी 2 लाइन का ही कोई अर्थ भी ना समझे, बगैर अर्थ समझे ही कोई थोड़ा सा समय दे के इसको अपना ले, तो वो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों का तो कल्याण करेगा ही करेगा,
और हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। कहते हैं कि हर जीव, हर इंसान 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि हमें मिलती है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। 84 लाख योनियों के बाद अगर एक आदमी इंसान बनता है, किसी इंसान के कोई एक अंग नहीं है, किसी इंसान में कुछ थोड़ी बुद्धि ज्यादा है, शार्पनेस है, किसी इंसान में अभी जो थर्ड जेंडर की हम बात करते हैं, थर्ड जेंडर आप समझ रहे हैं सब, वो भी इंसान है। तो हम सब हैं तो एक इंसान का रूप ही ना। अब सवाल ये है कि अगर हम इंसान होकर भी इंसानियत की बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे, तो कौन भला इंसानियत की बात करेगा? हम इंसान होकर भी इंसानों के लिए नहीं सोचेंगे, इंसानियत की बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या कोई जानवर इंसानों के लिए कुछ सोचेगा? या कोई पशु पक्षी इंसानों के लिए सोचेगा? कदापि नहीं। पहले तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है पूरी दुनिया में कि हम लोग डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल जिन बच्चों की बात करते हैं, जिन लोगों की बात करते हैं, उनको हमने बांट दिया है। अभी 6 तरीके के डिसेबल्ड होते हैं। अभी दिल्ली सरकार, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सरकार या WHO ने कहा है कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं। मुझे एक आदमी सामने लाके खड़ा करो कि कौन आदमी है जो ये कहता है कि इसके अंदर डिसेबिलिटी नहीं है। जरा गहराई से सोचें। एक इंसान दुनिया का मुझे लाके सामने खड़ा कर दो और वो कहो कि वो डिसेबल नहीं है। डिसेबिलिटी क्या है? किसी के अंदर किसी ना किसी इंसान में किसी ना किसी प्रकार की कमी होना हम डिसेबिलिटी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान के 36 गुण इंसान में होने चाहिए, और भगवान कृष्ण में भी 33 गुण थे, तो वो भी डिसेबल्ड थे, वो भी डिसेबल्ड हुए ना। अगर एक इंसान में 36 गुण होने चाहिए और उनके अंदर 33 गुण है, तो 3 गुणों की डिसेबिलिटी क्या उनके अंदर नहीं है? और उसके बावजूद वो पूरे विश्व के एक मैनेजमेंट गुरु कहलाए। उनको हर चीज को मैनेज करना आता है। क्या चीज ऐसी है जिसको मैनेज नहीं करते? उन्होंने क्या अपने लाइफ में, आज आप मार्केटिंग करिए तो उन्होंने करी, उन्होंने मैनेजमेंट के हर गुण को उन्होंने अपनाया। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं एक छोटा सा उदाहरण उनकी मैनेजमेंट का देता हूं, मुझे बात करते करते ध्यान आ गया। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण एक दिन सुबह सुबह उठ करके, जब कर्ण की बारी थी युद्ध लड़ने की, तो कर्ण को रात भर नींद नहीं आई। तो कर्ण सुबह उठ करके भोर में भगवान कृष्ण के खेमे में जाते हैं, कहते हैं प्रभु केशव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। केशव ने कहा आओ वत्स, बैठो। हम ये सोचते हैं कि यार उसको आज युद्ध में जाना है, वो डर गया होगा, और उसको लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या जो भी कारण रहा हो। केशव ने बड़े प्यार से उनको बिठाया, आओ वत्स बैठो, बताओ क्या बात है। तो कर्ण कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, मुझे पता है कि इस महाभारत के युद्ध में पांडव ही जीतेंगे, और मुझे ये पता है कि इस युद्ध में आज मेरा नंबर है, और मुझे ये भी पता है कि आज मेरी मृत्यु है, आज मेरे जीवन का अंत है, मेरा आखिरी दिन है, मुझे आज कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। लेकिन जब आदमी साल भर में अपनी बैलेंस शीट बनाता है या
हम जब तनख्वाह मिलती है तो महीने में जब अपना बजट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, तो हिसाब लगाते हैं क्या खोया क्या पाया। तो मैंने भी आज रात भर मैं सोया नहीं, मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया में आया और मुझे आकर के क्या मैंने खोया और क्या मैंने पाया। तो मैं अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूं, लेकिन एक व्यथा मेरे मन में है, एक बात मुझे कचोट रही है, प्रभु मुझे केवल उसका निवारण कर दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। और वो बात ये है कि प्रभु मुझे ये बता दो कि मेरा जीवन में कसूर क्या है, मेरे से क्या, किस जन्म में कहां क्या ऐसी गलती हुई, मेरा कसूर क्या है, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बात को लेके शांति से मर नहीं पाऊंगा। क्यों? मैं एक राजा का पुत्र, कर्ण जो है मां कुंती का पुत्र था, रानी थी कुंती। मैं एक राजा का पुत्र, मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही नदी में बहा दिया, मेरा क्या कसूर था? नदी में बहते बहते मैं आकर के मेरे किसी ने मुझे शूद्र जाति के जो दो मेरे माता पिता सो कॉल्ड कहलाए, उन्होंने मुझे उठाया, मेरा जीवन मेरा बचाया, मुझे बचाया मरने से, मेरा लालन पालन किया, बड़ा किया मुझे। मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छी शिक्षा पाऊं। मुझे द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में भर्ती नहीं किया कि तुम शूद्र पुत्र हो। मेरा कसूर क्या था? मैंने छुप छुप कर, जब आप द्रोणाचार्य अर्जुन को जो तीरंदाज और शिक्षा दे रहे थे, मैंने छुप छुप करके वो शिक्षा को ग्रहण किया। और वो शिक्षा ग्रहण करके मुझे लगा कि नहीं, जो अर्जुन जो इतना बड़ा तीरंदाज जो द्रोणाचार्य कह रहे हैं, मैं भी उससे कोई कम नहीं हूं, मैं भी निपुण हूं। और मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि मैं अर्जुन के साथ द्वंद्व करूं और मैं अपने आप को सिद्ध कर पाऊं कि मैं भी कोई कम नहीं हूं। मेरा कोई अर्जुन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं भी कोई कम नहीं हूं। लेकिन प्रभु, आपने सूर्य देवता को जो कवच और कुंडल मुझे दान में मिले थे, वो भी किसी को भेज करके आपने, क्योंकि आपको पता था मैं दानी हूं, अपने वचन का पालन करता हूं, और वो भी आपने कवच और कुंडल भी दान में दिलवा दिए ताकि मैं महाभारत में जीत ना सकूं। जिनको मैंने कवच और कुंडल दिए, उन्होंने मुझे एक तीर दिया और ये कहा कि इस तीर से दुनिया में तुम जिसको भी मारोगे वो बचेगा नहीं। और वो तीर मैंने संभाल कर रखा था कि मैं अर्जुन को इस तीर से मारूंगा और ये सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं अर्जुन से भी बड़ा तीरंदाज हूं। लेकिन आपने घटोत्कच के बेटे को युद्ध में उतार करके वो तीर भी मेरे से वहां चलवा दिया और मेरा वो हथियार भी खत्म करवा दिया। मेरा कसूर क्या था? प्रभु और भी बहुत सारी उन्होंने व्याख्याएं की और अंत में कहा कि कृष्ण प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे एक शांति ये दे दो कि मेरा कसूर क्या था। जब वो बहुत विचार विचलित हो गया कर्ण, तो भगवान कृष्ण ने कहा, वत्स आप शांत हो जाओ, सुनो, मैं राजा का पुत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं राजा का पुत्र, मैं भी तो राजा का पुत्र था। मेरे माँ बाप जो जेल में बंद थे, कंस के जीजा थे, बहन थी कंस की, राजघराने से था। मैं राजा का पुत्र जेल में पैदा हुआ। मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी जो है मेरे को वहां से दूर कर दिया और मेरे को मौसी के घर, जहां यशोदा जी के यहाँ छोड़ के आ गए। मेरा कसूर क्या था? मैं यशोदा के यहाँ पला बड़ा। अगर मैं राजघराने में पढ़ता तो राजशाही ठाट बाट से पढ़ता और राजशाही सारे अंदाज सीखता। मैंने गाय गैया चरा चरा करके, गाय भैंस बकरियां और अपना ग्वालिया बन करके मैंने अपनी जवानी में बड़ा हुआ। मेरा कसूर क्या था? जब मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि मुझे सेवा करनी है, मुझे योद्धा बनना है, मुझे शादी नहीं करनी। मेरे परिवार वालों ने मेरी 7 शादियां करवाई। अब ये तो बात पता नहीं करवाई या उन्होंने करी, लेकिन 7 शादियां करवाई, हो गई। और एक राधा जिसको मैंने चाहा था, जिसको मैं चाहता था दिल से, वो मुझे नहीं मिली। मेरा कसूर क्या था? मैंने राजा कंस को
जनता के भलाई के लिए मारा, जो कि मेरा रिश्ते में मामा था। और मैं चाह कर भी मैं मथुरा का राजा बन सकता था उनको मारने के बाद, पर नहीं बना, क्योंकि वहां उनको एक महाभारत में आपने पढ़ा होगा श्राप था। उस श्राप की वजह से मैंने मथुरा छोड़ दी और जाकर के वहां गुजरात में जाकर के कोई नगरी बसाई। क्या नाम था उसका? द्वारकाधीश। द्वारका नगरी बसाई। द्वारका नगरी बसाई। कोई नगरी बसाना कोई आसान काम है? उसके बाद वो नगरी भी डूब गई। मेरा कसूर क्या था? मैंने 5 गांव मांगने के लिए कौरव के पास गया कि भाई इनको दे दो यार, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं मिला, ये युद्ध हुआ और युद्ध में मैंने प्रण किया था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी द्रोणाचार्य के प्रति वो एक रथ का पहिया उठाना पड़ा उनको मारने के लिए। तो भीष्म पितामह जी के लिए, हाँ सॉरी। तो मेरा कसूर क्या था? मैंने कहा था मैं रण को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रणछोर कहलाया। मेरा कसूर क्या था? और इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारी अपनी और उनको एक्सप्लेनेशन दिए। अंत में वो कहते हैं, देखो वत्स, किसी का कोई कसूर नहीं होता है, ये जीवन की प्रक्रिया है, हमें इस जीवन में आना है और जाना है। वो एक क्रांति पिक्चर का गाना, यूं ही आना है और जाना है। तो ये एक जीवन की प्रक्रिया है। इसमें हम सबसे पहला तो अपने मन से, जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे आप जैसे सब लोग, ये भूल जाएं, दिल से निकाल दें कि ये डिसेबल्ड है, ये डिफरेंटली एबल्ड है, ये वो है, ये वो है। हम सब एक हैं, हम सब भगवान की दी हुई एक मूर्ति हैं और हम सब एक हैं, साथ हैं, मिल के आगे बढ़ना है, मिल के आगे जाना है। और इस कार्य को करने के लिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत मन से। मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि भाई साहब यार ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। मैंने कहा भैया मुझे नहीं जाना स्वर्ग वर्ग में, मेरा स्वर्ग तो यही है। ये जो सामने बैठा हुआ ये सब स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है? ये इतने हमारे भाई, इतने हमारे मित्र, इतने हमारी बहनें, इतनी हमारी बेटियां, इनके जीवन में उद्धार हो जाए, कहीं के कहीं पहुंच जाए, ये जीवन में एक फूल की तरह खिलते रहे, दीप की तरह खिलते रहे, तो इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। और उस स्वर्ग को बनाने की कड़ी में श्रीमती हमारी संजना मित्तल मैम, डॉक्टर अनमोल अरोड़ा जी, डॉक्टर अनमोल जी जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की, जिनके सहयोग से इस कॉलेज की स्थापना हुई, बाय प्रोफेशनल डॉक्टर थे वो, आज भी हैं, अपना प्रैक्टिस में हैं। उसके बाद इस कमान को संजना मित्तल मैम ने संभाला और अभी हमारे बीच में डॉक्टर भूटानी मैम भाटिया जी आई हैं और हमारे और बहुत सारे साथी, HODs, फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे पढ़े हैं। मैं, आप यकीन मानिए कि शायद हो सकता है 1-2 साल के बाद आज मैं इस मंच पे आया हूँ या इस कॉलेज में पहुँच पाया हूँ। ये मेरी कमज़ोरी कह लीजिए, कमी कह लीजिए, या नालायकी कह लीजिए, जो भी एक मजबूरी कह लीजिए। और इस कॉलेज को, इस संकल्प को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से संभाला हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से संभाला हुआ है। लेकिन हर संकल्प में बहुत बड़े आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है और उस आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं हमारे भारतीय नेत्रहीन के संस्थापक भाई रमेश जी और इनकी पूरी टीम और इन जैसे बहुत सारे और भी साथी। जरा एक बार भाई रमेश जी के लिए जोरदार तालियां, इनकी पूरी टीम के लिए। हमारे डॉक्टर भोटानी और डॉक्टर संजना मित्तल जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। इंसान को 2 वक्त की रोटी कमा के खा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है, भगवान ने कहा कि जिसने पैदा किया, उसने हमारे भोजन का इंतजाम भी किया, उसने हमारा सब कुछ किया है। लेकिन इस लाइन में इस बच्चों के लिए इस प्रकार से इनका उत्थान के लिए काम करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ी एक परोपकार का काम है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ और मैं इस स्टेज पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए उन सभी हमारे गुरुजनों को नतमस्तक करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो अपनी आहुति इसमें देते हैं। मित्रों, CRE का प्रोग्राम भी आज से शुरू हुआ
आप भी यही मान लीजिए कि जीवन में हमें, मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं, एक मैं छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा। हमें कुछ समझने की जरूरत है। ये किताबी बातें, बहुत सारी चीजें, फॉर्मेलिटी तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ आज आपको। मैं एक दिन दीपावली के टाइम में कोई हमारे दिवाली के लिए कहीं जा रहा था और टच फोन था मेरा, गलती से एक किसी को टेलीफोन लग गया और उन्होंने हेलो हेलो करना शुरू किया, हेलो कैलाश, हेलो मगर सर नमस्कार, सर नमस्कार। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली थे वो, मेरे बड़े मित्र थे। कैलाश कैसे याद किया? अरे सर मैं मुझे झूठ बोलना पड़ा, सर मैं आप ही को फोन मिला रहा था। मगर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बस फोन मिला रहा था आपको विश करने के लिए। अरे तुम तो आते नहीं हो यार, बहुत दिन हो गए, अब तो बड़े आदमी हो गए, भूल गए मुझे। मगर सर आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो आप ही के यहाँ आने के लिए, आपको एड्रेस लेने के लिए मैंने फोन किया। मैं फोन ही आपको मिला रहा था, आपको एड्रेस लेने के लिए। मैंने ये बात बता दी उनको बाद में, सारी बात। मैंने कहा मैं कोई आपको फोन वोन नहीं कर रहा था, मतलब तो बड़े हंसे वो। तो बोले अच्छा आप मेरे आ रहे हो? मैं हाँ। मगर सर एड्रेस जरा प्लीज दो। उन्होंने अपना एड्रेस दिया, मैं उनके घर पे गया, वसंत कुंज के पास रहते थे। मेरे को ध्यान भी नहीं था उनका, ना जाना था मुझे। मैं गया तो वो सोफे पे ड्राइंग रूम में, एक बगल में दाएं कुत्ता, एक बाएं में कुत्ता, बड़े बड़े बब्बर शेर, दो कुत्तों को हाथ रखे हुए बैठे हुए थे और पूरा ड्राइंग रूम का पूरा घर खाली। और मुझे अंदर से घुसते ही उनको देख के हंसी आ गई। तो मैंने कहा आनंद जी उनका नाम था, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के रहे हैं बहुत पुराने। मैं कहा आनंद सर यही दिन देखने को बाकी थे। बच्चों 2 मिनट के लिए सुनना, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। मगर यही दिन देखने बाकी थे। मुझे हंसी आई तो बोले तू बाज नहीं आएगा शरारतों से, मतलब जो बैठ गए। उन्होंने अपनी मिसेज को कहा भी चाय वाय पिलाओ। कोई, मुझे लगा कि कोई नौकर भी घर पे शायद नहीं था, तो उनकी मिसेज चाय बना के लाने लगी। जब तक वो चाय बना के लाती तो उन्होंने किस्सा कहानी शुरू कर दिया कि यार कैलाश, ये तेरी भाभी जो है ना, ये हम इकट्ठे पढ़ते थे, हमारी दोस्ती हो गई, दोनों ने IAS किया, हम दोनों सेलेक्ट हो गए और दोनों ने हमने मसूरी में भी ट्रेनिंग इकट्ठा किया। और एक और आज बात बताता हूँ, उनको याद आ गई बात। बोला एक बात, पते की बात बताता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य समझो। मैंने उनकी कई सारी खूबियाँ थी। तो कहने लगे मैं लंदन में किसी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा और मैं किसी वहाँ जाके ट्रेनिंग जब कर रहे थे, 2 साल की ट्रेनिंग थी। एक बहुत ही एजड बुढ़े बुढ़िया, मतलब वहाँ के अमेरिकन थे, वो यूरोपियन थे, उनके घर पे हमने एज ए गेस्ट उनके यहाँ घर पे रात को रुकते थे और हम अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते थे। तो जैसे समय बीत रहा था तो हमने कहा अम्मा ये हर महीने उनको हमें कुछ पैसा देना पड़ता था। पैसा देने के लिए बोला तो उन्होंने बोला ले लेंगे आनंद, कोई बात नहीं, अभी इकट्ठा ले लेंगे, हमारे काम आ जाएगा, बाद में ले लेंगे। और करते करते 2 साल बीत गए, उन्होंने पैसे नहीं लिए। और जब 2 साल होने को आए, जब वो वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा अम्मा हमारे पास बहुत सारे पैसे आपके हो गए, ये पैसे हमसे ले लो। और वो एक दिन बात करते करते वो उनकी जो अम्मा जी थी रोने लग गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हस्बैंड भी उनके साथ शरीक हो गए। वो कहने लगे बेटा देखो, तुम एक बात मेरी सीख कर आज जाना और जीवन में याद रखना, ये समझ लेना कि मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं। आज हम जो यहाँ हैं, यूरोप की लंदन की इस बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग में इतना पैसा भगवान ने हमें दिया है। आज हम जो यहाँ हैं तो जीवन में किसी ने हमारी निस्वार्थ मदद की है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। पैसे के लिए ही सब काम कर लेना या करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में याद रखना कि उन लोगों की मदद करना जिनके पास शायद पैसे का अभाव हो या बगैर पैसे के भी किसी का काम करना अभाव न हो। केवल पैसे के लिए काम मत करना। बस ये समझ लो, अगर इस बात को तुम थोड़ी सी सीख लेके जाओगे तो मेरा पैसा हमारे पास आ गया। और यकीन मानिए, उस व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी की, वो गवर्नर के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद 2nd पावर थी दिल्ली की। और ऐसे काम उन्होंने करके दिए जो दिल्ली की तो किसी भी की ताकत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो काम करके दिए। ऐसे ऐसे काम उन्होंने करके दिए और निस्वार्थ करके दिए। तो बच्चों, हमारे जो CRE में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, एक सीख हम लेके जाएं। ठीक है, पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, पैसा चाहिए, पैसा जीवन निर्वाह के लिए भी चाहिए, हमारे स्टेटस के भी लिए चाहिए। पर एक लेवल के बाद पैसे की बहुत बड़ी कोई कीमत नहीं रह जाती। जीवन में हमारे आदर्श, जीवन में हमारी सोच, जीवन में हमारा काइंडनेस, जीवन में हमारी बहुत सारी चीज़ें, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिसर्च,
रिसर्च भी क्या है, रिसर्च भी हम कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि ये देखो ये नई चीज़ रिसर्च की है, ताकि आने वालों को उसका मार्गदर्शन मिले। तो ये सब कुछ भी हम याद रखें और ध्यान रहे कि केवल हर बात को हम पैसे से ना तोलें और बगैर पैसे के भी जीवन में कुछ ना कुछ जो हमसे हो सके करें। बहुत लंबी बातें, मैं चाहो तो 4 घंटे तक आपके साथ बैठ के यूं ही वार्तालाप कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और बहुत मन करता है बहुत सारी बातें करने को। दिखावे की बात नहीं, प्रैक्टिकल जो आपका जीवन होना चाहिए एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। जो आप अपने अंदर हैं वही आप बाहर होने चाहिए। दिखावा कोई फायदा नहीं है दिखावा करने से जीवन में। हाँ, थोड़ा बहुत लिपस्टिक पाउडर लगाना ही पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो मेरा मित्रों, आज मुझे डॉक्टर संजना मैम ने और आप सब ने यहाँ बुलाया, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों मैं मिस कर जाता हूँ आप लोगों से बात करने, लेकिन अगर हमारे बीएड के बच्चे बैठे हैं तो 28 तारीख को कॉन्वोकेशन है, शायद उस दिन फिर मैं आऊँगा। ये बहुत 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 धन्यवाद, और आप जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और इसी प्रकार से काम करते रहें। मैं भाई हमारे रमेश भाई के लिए एक कवि के द्वारा कही गई 2 लाइनें यहाँ जरूर कहूँगा। मैं बहुत कम लोगों के मुंह पे तारीफ करता हूँ, ये मेरी आदत है, गंदी है या अच्छी मुझे नहीं पता, लेकिन तारीफ हो तो सही मायने में होना चाहिए। रमेश भाई को मैंने आज से नहीं बहुत पहले से देखा है, ये इतनी सेवा इतनी लगन से करते हैं। और पैसा, देखिए पैसा जिसके पास लाखों, अंबानी, ये वो टाटा बिरला, पैसे वाले लोग क्या है, ये लो भैया 2 लाख का चेक ले जाओ, जाओ छड़ियाँ बांट दो, ये लो भैया ये मेरे से 50 लाख रुपए दे दो। अरे जिसके पास भरा पड़ा है पैसा, काम ही नहीं आ रहा, वो एक चेक काट देगा तो उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। महत्व उस व्यक्ति का है, उस इंसान का है जिसके पास मान लीजिए खुद कोई सामर्थ्य नहीं है, तब भी वो लोगों के दर दर जा के सब लोगों को इकट्ठा कर करके उस कार्य को करवाता है। बहुत बड़ी बात है। एक कवि ने 2 लाइनें कही हैं, और वो कवि कहते हैं कि अगर हम भाई रमेश जी को एक बांसुरी मान लें, तो कवि अपने शब्दों में कहता है कि सोने की होती तो क्या करती बंसी, सोने की होती तो क्या करती बंसी, ये बांस की होकर भी मीठे गीत सुनाती है, ये बांस की होकर भी मंद मंद मुस्काती है, ये बांस की होकर भी हमें जीना सिखाती है। दुख दर्दों को सहना इस बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना इस बंसी ने सिखाया है, इसके छेद है सीने में फिर भी ये गाती है, इसके छेद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for motivating all the dignities present here, and everyone just put in our mind, and we will have also focus on all these words. So it's now time for the distribution of the white cane. I request to the chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta, and all the dignities present on the desk. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता जी, जो कई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, अष्टावक्र, टेक्निया आदि कई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। आज जो सीआरई प्रोग्राम चल रहा है उसमें आए हुए रिसोर्स पर्सन, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारीगण, और जो सीआरई कोर्स करने के लिए आए हैं। मैं सीआरई के बारे में भी बताऊंगा क्या चीज़ है और आपको क्यों ये करना पड़ता है। शायद बहुत हमें ये लगता है कि जो भी सीआरई कोर्स करने आए होंगे उसमें 95% को पता नहीं होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, 95%। तो मैं 2 मिनट उसके लिए भी बताऊंगा, मैंने इसीलिए बोला कि हम जरूर बोलेंगे। और दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय श्वेत शरीर दिवस समारोह
क्यों मनाया जाता है, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहले मैं बताऊंगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्वेत शरीर दिवस समारोह क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्वेत शरीर दिवस समारोह जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जब लाखों की संख्या में सैनिक दृष्टिबाधित हुए तो यूएनओ के सामने यह बहुत बड़ी समस्या आई। सबसे बड़ी समस्या आई कि आखिर जो ये सैनिक दृष्टि खो दिए हैं इनका पुनर्वास कैसे हो सकता है। और पुनर्वास के लिए जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर गतिशीलता नहीं होगी, जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वच्छंद मूव नहीं कर सकता, तब तक पुनर्वास संभव नहीं है। तो यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन लिया कि एक सही माप की एक छड़ी का आविष्कार किया जाए और जब यह सही माप की छड़ी बन जाए तो फिर श्वेत शरीर दिवस मनाई जाए। इस पे काफी शोध हुआ और 1971 में रिचर्ड ए ओ हूवर, छड़ी के निर्माता कौन थे, छड़ी के सही माप दंड का जो आविष्कार किया और छड़ी का जो निर्माण किया वो थे रिचर्ड ए ओ हूवर, जिन्होंने एक सही माप की छड़ी के बारे में बताया। 42 इंच की छड़ी होनी चाहिए जो एक किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए वह ऐसी छड़ी होती है जिसके सहारे किसी भी स्थान पर एक स्थल से दूसरे स्थल मूव कर सकता है। दृष्टिबाधितों के लिए एक कहावत है, आप लोग सभी जानते होंगे, अंधे का लाठी मात्र एक सहारा। अंधे का लाठी मात्र एक सहारा। तो छड़ी एक ऐसा साधन होता है जो दृष्टिबाधितों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। उसके बाद यूएनओ ने निर्णय लिया कि संपूर्ण विश्व में इसे दिवस के रूप में मनाया जाए और वह दिवस निर्धारित किया गया 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्वेत शरीर दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कई कारण है। इसलिए ये मनाया जाता है कि अभी भी जो आम लोग हैं उसमें अभी भी जागरूकता नहीं है और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि जो छड़ी लेकर जा रहा है उसे आम लोग समझें कि ये दृष्टिबाधित हैं और इन्हें दर्शन की जरूरत है, इन्हें सहयोग की आवश्यकता है, इसीलिए यह समारोह मनाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा कर भी कुछ बातें करना चाहूँगा। साथियों, रोजगार के लिए ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनिंग किया जाता है और रोजगार आवश्यक चीज है, लेकिन रोजगार केवल जीविकोपार्जन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रोजगार का उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य के लिए रोजगार कर रहे हैं वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आज हम दिल्ली के सैकड़ों ऐसे रिसोर्स टीचर को जान रहे हैं जो जिन्होंने VI के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया है और उन्हें ब्रेल नहीं आती। ये बहुत कष्टदायी बातें हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग नौकरी में आ रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को जाना पड़ा है और कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में डंडा देने के बाद आज हर एक विद्यालय में 2, 3, 4 पोस्ट जो क्रिएट किया गया है उसके लिए काफी संघर्ष किया गया है। तो केवल आप लोगों से ये अनुरोध होगा कि उस संघर्ष को नकारात्मक रवैये में मत बदलें। हमें जब सरकार से लेनी होती है तो संघर्ष करते हैं, लेकिन बरकरार रखने के लिए फिर हमारी जिम्मेवारी है कि उसे हम भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। और आपकी जिम्मेवारी है जो भी जिस विद्यालय में रोजगार कर रहे हैं, आप जिसके लिए जा रहे हैं, यह भी सही है कि HOS जो आपको जिस भी दिव्यांगता के लिए काम दी गई है, सरकार ने आपको जिसके लिए नियुक्त किया है, वो काम कम करवाया जाता है और अनावश्यक काम ज्यादा कराया जाता है। और इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसे रिसोर्स टीचर के लिए केवल उन्हीं बच्चों के लिए उन्हें काम लिया जाए जिन बच्चों के लिए उन्हें नियुक्ति की गई है।
तो हम आप सबों से यही निवेदन करेंगे कि जिस चीज में आप ट्रेनिंग लिए हैं उस चीज को आप बरकरार रखें। सीआरई इसीलिए किया जाता है, आरसीआई द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम होता है। इसमें सीआरई जो 3 दिन का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको नवीनीकरण के लिए दिया जाता है, और नवीनीकरण इसलिए अनिवार्य होता है, ये भी आरसीआई विवश होकर पॉलिसी बनाई है कि आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं और आपको एचआई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, सब भूल जाते हैं। ब्लाइंड बच्चे को कैसे ब्रेल सिखाना है भूल जाते हैं, मोबिलिटी कैसे सिखाना है सब भूल जाते हैं। तो इस सीआरई के माध्यम से आपको ताजगी लाई जाती है। हमने अभी डेफ डम एंड ब्लाइंड टीचर के बारे में एक रिसोर्स टीचर का सुन रहा था। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में एक तो स्वयं भुक्तभोगी हैं और काम कर रहे हैं, और हम लोग केवल अर्बन एरिया में नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। कई स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट में हजारों विकलांग लोगों को हम लोग स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है, आप जो सीआरई में आए हैं, यहाँ से जो सीख करके जाएंगे, आप जहाँ रोजगार कर रहे हैं, जहाँ से आपको अर्थोपार्जन हो रहा है, जो सरकार जिसके लिए पैसा दे रही है, पहले उस काम को आप अवश्य करें। जो इस एरिया में अष्टावक्र इंस्टीट्यूट, देखिए मानव संसाधन की अनिवार्यता है। अब जब हम ट्रेंड हैंड नहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, तो हम अधिक से अधिक दृष्टिबाधित या अन्य दिव्यांगजनों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। तो रामकैलाश गुप्ता जी ने जो यह केंद्र स्थापित करके इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो रोजगार देने के लिए और मानव संसाधन के रूप में जो ये क्षमता वर्धन पैदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रकार का केंद्र स्थापित करके 100 नहीं 200 नहीं हजारों लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है। 100-200 नहीं हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी है, और मेरे समझ से लगभग इस इंस्टीट्यूट से हजारों लोग आज रोजगार में हैं। तो इस इंस्टीट्यूट को भी याद रखिए, और याद तभी सार्थक होगा जो यहाँ से आप सीख करके जाते हैं, उसे जहाँ भी आप जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पूर्णतः उसे आप उन्हीं लोगों के लिए समर्पित करें। मैं पुनः आज उपस्थित सभी सीआरई अभ्यर्थियों को और हमारे जो भी दृष्टिबाधित साथी आए हुए हैं विभिन्न जगहों से, मैं एक बार आह्वान करता हूं तो सभी लोग आ जाते हैं। और मैं आदरणीय रामकैलाश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, आज ही मैंने कहा था घोषणा कर दें कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस इसी सभागार में दोनों मिलकर मनाएं, और वो कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन हो, जिसमें एक बहुत ही शानदार कल्चर प्रोग्राम हो, बहुत और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो। तो दोनों मिलकर विश्व दिव्यांग दिवस, हमारी इच्छा रहती है कि जो कार्यक्रम जिस दिन होता है उसी दिन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आदरणीय रामकैलाश गुप्ता जी से एश्योरेंस चाहेंगे कि जरूर ये एश्योर करें, और दोनों संस्था मिलकर चूँकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आप सबों को बताएं कि अभी 27, 28, 29 अक्टूबर को 3 दिन विश्व युवा केंद्र में जो चाणक्यपुरी में है, जिसमें 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों की क्या स्थिति है उस पे 10 प्रवक्ता के द्वारा वो लेसन दिया जाएगा। वो नेशनल लेवल के सारे स्पीकर हैं, वो विश्व युवा केंद्र में है। उसमें सिलेक्टेड लोगों का ही उसमें चयन होता है। 110 लोग पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, और ये संदेश देने की कोशिश है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक कार्य करें। रामकैलाश गुप्ता जी और अन्य सभी उपस्थित लोगों को मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now this is time for the distribution of the white cane.